हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की कड़ी में हम लोग डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, खास करके डीएनए के कार्य, डीएनए का मॉडल पूछ देता है। तो आज अभी मॉडल को बहुत विशेष फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसके बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको डीएनए मॉडल पढ़ाया जाएगा, जिसमें वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल है। अभी आप सरफेस के बारे में जान जाइए, उसके बाद आपको चुटकियों में वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल एक बार में समझ में आ जाएगा, अगर आप इतना समझ गए तो। ये छोटी सी टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, ध्यान रखिएगा। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारी फैमिली को बड़ा बनाने के लिए आप इस वीडियो को अपने समस्त दोस्तों, पुराने और नए, सभी तक पहुंचाइएगा, जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो सके। आज की टॉपिक वन सेकेंड स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं आपको डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा के आसपास। आइए स्टार्ट करते हैं। कंफर्म हो जाइए, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, ये सब क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से यहां देख लीजिए, इसके पीछे वीडियो अपलोड होगी, आप सर्च करके देख लीजिएगा। डीएनए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पाया जाता है, होता क्या है ये समझिए इसको बात को, कि पूरा जो हमारा शरीर बना होता है, हमारा शरीर और आपका शरीर, सबका शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तो एक शरीर का निर्माण करती हैं, है ना। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस है, जिसमें मैं आपको समझा सकता हूं एक छोटी सी पॉइंट में, कि सेल के मिलने से, जब ढेर सारी सेल एक साथ मिल जाती हैं तो कहते हैं टिश्यू, ऊतक कहते हैं। ऊतक का समूह ऊतक तंत्र बनाता है, ऊतक तंत्र से ऊतक अंग बनाता है, अंग तंत्र से ऊतक अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से फिर मानव शरीर बनता है। हम लोग इतने स्टेप को अगर समझने जाएं तो आधे घंटे उसमें लग जाएगा, तो हम उसको बस 60 वे में आपको समझा देते हैं कि जो पूरा शरीर बना होता है किससे मिलकर बना होता है बाबू, कोशिका से मिलकर बना होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। वहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको डीऑक्सीराइबोस शर्करा तक लेके चलते हैं। कोशिका जो होती है शरीर की एक छोटी सी इकाई है। इसके अंदर आपको बताया गया था कि इसके अंदर इसका होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्र, और केंद्र के अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा कि सर सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागे, यहां से यहां कर दीजिए क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागों से टूटने से क्रोमोसोम का निर्माण। क्रोमोसोम जो होता है, ये समझिए, क्रोमोसोम के अंदर कुछ उलझी हुई संरचनाएं होती हैं, और यही उलझी हुई संरचनाएं डीएनए कहलाती हैं। और डीएनए के अंदर जो होता है वो जीन होता है, अर्थात समझिएगा, एक स्टेप और आगे समझ लें तो ये पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है वो कहीं कोने में पड़ी होती है, जिससे आपका ध्यान नहीं जाता है और एग्जाम में पेपर थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्लियर रखिएगा, कोने वाले टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। जीन जो होते हैं, जीन के ऊपर आनुवंशिक वाहक होते हैं, आनुवंशिक कोड होते हैं। इसे हम एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये पता नहीं क्या क्या महाभारत पढ़ा रहे हैं, है ना। ये चीजें यहां है, मैंने आपके सेंस में बस ये बातें डाली हैं, ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आपको भी एक झटके में याद हो जाएगा यदि आप 2, 3 बार 4 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, आपको फटाफट याद हो जाएगा। अब आप यहां से अगर पीछे वंस अगेन समझें तो कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागों से टूटकर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर नाइट्रोजनी बेस, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। इतनी स्टेप में आपको समझाया गया। और आज की टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड। क्लियर रखिएगा, एक और सेंस में बात आ गई। डीएनए और आरएनए को एक भाषा में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल।
क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी आपके एग्जाम में यहां ये डीएनए आरएनए ना पूछ के बोल देता है व्हाट इज नो अबाउट न्यूक्लिक अम्ल। आप न्यूक्लिक अम्ल के बारे में क्या जानते हैं? तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार न्यूक्लिक अम्ल कहां से आ गया। हमने तो डीएनए आरएनए पढ़ा, तो समझिए न्यूक्लिक अम्ल को ही कहते हैं डीएनए या आरएनए। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक खुद उसका डीएनए और दूसरा आरएनए। बातें क्लियर हो रही हैं? ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए टॉपिक में समझते हैं कि डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा या अम्ल होता क्या है। ये कुछ एक समान अणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशाल और बहुत बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। यहां पे मैंने पेन डाउन किया है ऐसे यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के बहुत से अणु जुड़कर बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। अब कौन से अणु जुड़ते हैं बाबू? तो बाबू न्यूक्लियोटाइड के जो अणु होते हैं वो ढेर सारे अणु एक दूसरे से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणुओं का निर्माण करते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है डीएनए। बातें क्लियर हो रही हैं कि ये बहुलक है और बहुत से न्यूक्लियोटाइड के अणु जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं डीएनए के अंदर। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डीएनए जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है सर्प की तरह ये उलझा हुआ, यही यहां बनाया गया है। इसके अंदर 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, 3 प्रकार के जो होते हैं अणु जो मिले होते हैं इसके अंदर, और तीनों प्रकार के अणु आपको याद हो गए तो डीएनए पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, छाप के आ जाएंगे। बातें क्लियर रखिएगा। पहला जो अणु है, यहां पे हेडिंग सबमिट किया गया है केवल कि 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन बाबू? डीएनए। कितने प्रकार के अणुओं से? 3 प्रकार के अणुओं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझना है और इसको समझ लेना। पहला जो अणु है पेन डाउन कर लीजिएगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए के नाम का ही एक अणु है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणु। ये मिलता है डीएनए के अंदर। दूसरा कौन सा अणु है? फास्फोरिक अम्ल। समझ लीजिएगा कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है। एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, दूसरा फास्फोरिक अम्ल है और तीसरा नाइट्रोजनी बेस है। अब बातें क्लियर रखिएगा। कितने प्रकार के अणु बाबू? 3 प्रकार के। सर एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, दूसरा फास्फोरिक अम्ल है और तीसरा नाइट्रोजनी बेस है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझा रहा हूं, बस सरफेस समझा रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से चीजों को क्लियर कर लें। डीऑक्सीराइबोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल जो होते हैं ये इधर के जो लूप्स बनाए गए हैं इसका निर्माण करते हैं, और दूसरी तरफ जो नाइट्रोजनी बेस होती है, नाइट्रोजनी बेस इन डंडों के बीच में अर्थात दोनों लूप को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है, और जो सीढ़ी की नुमा डंडे हैं ये नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बने होते हैं। बातें क्लियर हुई? कितने प्रकार के अणु? तो सर 3 प्रकार के अणु, एक डीऑक्सीराइबोज, एक दूसरा फास्फोरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रोजनी बेस। ये दोनों का कोई पार्टिसिपेशन, कोई डिवीजन नहीं है, अर्थात पहले और दूसरे अणु का कोई विभाजन नहीं है। ये केवल आसपास के जो डंडे हैं या जो हेलिक्स मॉडल, जो सर्पीले आकार का मॉडल बन रहा है उसका फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि नाइट्रोजनी बेस उनके बीच में जो सीढ़ी की तरह डंडे लगे होते हैं उसका निर्माण करते हैं, दोनों लूप को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये जो संरचना है, जब डीएनए डबल होने के लिए तैयार होता है कोशिका के अंदर, भाई कोशिका तो डबल तिबल होती रहती है, तो गुणसूत्र और डीएनए भी तो डबल होंगे, नहीं होंगे तो बगल वाली जो कोशिका उत्पन्न हो रही है खोखा हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप समझिए, तो डीएनए को भी डबल होना पड़ता है। तो ये जब डबल होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब की संरचना है। उसके अलावा डीएनए ऐसे सीढ़ी के डंडे के नुमा भी पाया जाता है। बातें क्लियर हुई? तो कितने प्रकार के अणु? तो सर 3 प्रकार के। 2 अणुओं का कोई डिवीजन नहीं, लेकिन जो नाइट्रोजनी बेस का ये डिवीजन होता है, और यही प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको यहां प्लेस्ड कर दिया गया है, जो अगर यहां व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे जगह का अभाव था तो कोने पे लगा दिया गया। नाइट्रोजनी बेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पेन डाउन कर लीजिए, ये मंत्र है, पूरी तरह से याद हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं।
और 5 नंबर आपको देके जाएगा। नाइट्रोजनी बेस कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। क्लियर रखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट है, यही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए में। कितने प्रकार के नाइट्रोजनी बेस? एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। मैंने हिंदी में लिख रखा है, आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में डिनोट कर दिया। अर्थात प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के बाबू? तो सर 2 प्रकार के, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। अब आगे आपने कहा कि सर 2 होते हैं, ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडीन हो गया, लेकिन आपने ये क्या कर रखा है, इसके भी क्या 2 पार्ट होते हैं? तो हाँ भाई, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो पार्ट होता है यह कोड होता है, ये कोई पार्ट नहीं है, इसका कोड है और उस कोड को कहते हैं एडिनिन और सिंबल देते हैं ए। चूंकि एडिनिन ए से स्टार्ट होता है इसलिए इसका सिंबल दिया जाता है ए। दूसरा जो प्यूरिन बेस होता है यह ग्वानिन। नाइट्रोजनी बेस 2, एक प्यूरिन दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनी बेस, एक एडिनिन दूसरा ग्वानिन, और पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजनी बेस, एक थायमिन और दूसरा साइटोसिन। इसके पहले पहले जो नाम का जो सिंबल है वही सिंबलाइजेशन कर दिया गया, अर्थात एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थायमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। तो आप कहेंगे कि सर ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, इसको पढ़ने से क्या मतलब होगा। अब आप समझिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं डीएनए का जो मॉडल बनाया गया। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजनी बेस 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, और यही चीजें उसमें जब आप वाटसन और क्रिक के मॉडल में पढ़ेंगे तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आएंगी। अब समझाइए, ये दोनों जो लूप हुए थे वो 2 प्रकार, वो जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी और फास्फोरिक अम्ल था उससे मिलकर बन ली। और ये जो बीच बीच में डंडे थे, इन डंडों का निर्माण नाइट्रोजनी बेस ने किया। तो आप कहेंगे कि सर ये सब कहां आ गया? तो बाबू यही जो होते हैं ये जेनेटिक कोड होते हैं जो डंडों के बीच बीच में लगे होते हैं और माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो हुई ना बात इंपॉर्टेंट। समझिए कि एडिनिन हमेशा समझिए ए, जी और क्या था, टी और सी। क्लियर रखिएगा, ये दोनों एक प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हैं, तो ये एक दूसरे से कभी समान रूप से नहीं जुड़ते हैं। और ये दोनों एक तरफ हैं तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ते, बल्कि हमेशा अपोजिट जुड़ते हैं। कैसे कैसे जुड़ते हैं बाबू, समझ लीजिए इसी टॉपिक को, ये लास्ट टॉपिक है। हमेशा एडिनिन जुड़ता है किससे? तो थायमिन से जुड़ता है। और कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। कौन? एडिनिन थायमिन से। और वहीं ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। बातें क्लियर हो रही हैं? अब मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है बाबू, और यही कोड होते हैं जो माता पिता के लक्षण होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। अर्थात माता पिता के लक्षणों को यही कोड एक शरीर से दूसरे, उसके जो नया बेबी जन्म लेता है उसके यहां पहुंचते हैं, तो हूबहू माता पिता के कैरेक्टर उसके बेबी में पहुंच जाते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? इसलिए नाइट्रोजनी बेस को पढ़ना कंपलसरी है। नाइट्रोजनी बेस बाबू कितने प्रकार के? तो सर प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है, 2 प्रकार के। प्यूरिन के पास 2 कोड होता है, एक एडिनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। और पिरिमिडीन के पास 2 कोड, थायमिन और साइटोसिन। और हमेशा ये दोनों कोड एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। तो एडिनिन किससे जुड़ता है बाबू? एडिनिन थायमिन से जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा। और ग्वानिन किससे जुड़ता है? तो साइटोसिन से जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन से? ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से। एक सेंस लास्ट समझ लीजिए, चाहे तो एडिनिन यहां कर लीजिए, चाहे थायमिन एडिनिन यहां कर लीजिए। हमेशा थायमिन के साथ भी जोड़ेंगे तब आगे सामने एडिनिन होगा। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने साइटोसिन से शुरू किया तो 3 हाइड्रोजन बंध ग्वानिन होगा। चाहे जो होगा बस यही आगे पीछे हो सकते हैं। और यही कोड भाषा यहां जुड़ी होती है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। और मैंने यहां डिनोट कर दिया
आप भी कर लीजिएगा। एग्जाम अगर आ जाएगा तो हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोड को डिनोट करें तो हमेशा एडेनिन थायमिन से जुड़े और ग्वानिन किससे जुड़े बाबू, साइटोसिन से जुड़े। कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा एडेनिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा। बातें क्लियर हुई? महाभारत की तरह पढ़ाए हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेट होके याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी टॉपिक है ना, क्योंकि इसी के द्वारा पेरेंटल कैरेक्टर एक जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताया गया, आप ध्यानपूर्वक सुने समझे होंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। आगे की टॉपिक में हम लोग डीएनए का हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते करते पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टॉप करिए अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में एकदम छा जाइए। वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक भेजने के लिए, मेरे परिवार को खूब बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।